क्विक आईएएस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है और यूपी पीसीएस करंट अफेयर आज हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। इसी तरह करंट अफेयर आपको डेली मिलता रहेगा। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल व्याख्या के साथ करेंगे और आंकड़ों के साथ करेंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत बिल्कुल ना होने पाए। तो अब जब तक हम आंकड़ों के अनुसार नहीं करेंगे हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। इसलिए हमें पूरा करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पॉइंट में बिल्कुल अलग अलग वाक्य बना के देते हैं 1 2 3 4 करके। इसलिए हमें ऐसे करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये यूपी पीसीएस के अलावा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट के पूछिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। आप वहाँ जो है कर करके लिंक ज्वाइन कर करके और आपको जो है सारा जो है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे आपका जो है लेसन की ओर। सबसे पहला न्यूज है आपका विश्व बैंक की जो है स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन तो आप सिंपल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड जो है इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा विश्व बैंक जारी करता है। ठीक है, याद रखना, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी स्प्रिंग 2025 जो है पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार भारत गिनी सूचकांक के आधार पर विश्व का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। अब भारत नंबर 4 पर हो गया है, जहां समानता जो है धीरे धीरे आ रही है। तो अगर देखा जाए तो 167 देशों में अगर देखा जाए तो भारत की रैंक 4 नंबर पर हो गई है, जहां पर सबसे अधिक समानता देखने को मिली है। ऐसा चौथा देश हुआ है। वैश्विक रैंकिंग देखा जाए तो समानता के मामले में भारत की वैश्विक अगर स्थिति देखा जाए तो 167 देशों में चौथा स्थान किसका है? भारत का है, जहां पे सबसे अधिक समानता है। और ये समानता किस आधार पर है? तो याद रखना, गिनी सूचकांक के आधार पर है। और गिनी सूचकांक क्या होता है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो भारत की रैंक क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण। कितने देशों में रैंक है ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि आजकल जब करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं तो 1 2 3 4 करके वाक्य बना देते हैं। इसलिए हमें ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उनको में पूरा पढ़ना पड़ता है। अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत मतलब ना होने पाए, और जब तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्वेश्चन में गेस भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब याद रखिएगा, इस जो आपका ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में पहला स्थान किसका है? तो ज्यादा स्लोवाक गणराज्य का है, जो इसका स्कोर कितना है? तो 24.1 है। ठीक है, आपका स्लोवेनिया का स्कोर कितना है? 24.3 है। और आपका बेलारूस का है 24.4 है। लेकिन भारत का स्कोर कितना है? 25.5 है। और याद रखना, ये आपका भारत का गिनी स्कोर है, इसको हम गिनी स्कोर कह सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जो है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी जो है ब्रीफ जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें गिनी स्कोर भारत का कितना है। तो आजकल स्कोर पूछने लगे हैं, रैंक नहीं पूछते हैं, स्कोर पूछते हैं। क्योंकि सबको पता है कि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा जो है स्टूडेंट जो है रैंक रट के बैठा हुआ है, लेकिन अब क्या पूछते हैं? स्कोर पूछते हैं। तो स्कोर कितना है? 25.5 है। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको याद रखिएगा। और स्थान अगर देखा जाए तो 4 नंबर पर भारत हो गया है, 8 जो है अधिक समानता वाला देश बन गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4 देश कौन कौन से, इनको जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसे देश कभी जो है गिनती में कहीं आते नहीं हैं। और ये सारे देश समानता के आधार पर अगर नंबर 1 पर हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें एक ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो याद रखना, इस रिपोर्ट अगर बात करते हैं तो वर्ष 2011-12 में भारत का गिनी स्कोर कितना था? 28.8 था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जो एक दशक में भारत में लोगों की आय में जो है समानता बढ़ गई है, तो एक दशक में देखा गया तो समानता बढ़ गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कितना हो गया? 25.5 हो गया है। अन्य देशों से बेहतर भारत है, जैसे भारत ने आय समानता में चीन कितना है? तो याद रखना, चीन का स्कोर कितना है? 35.7%। अमेरिका का है 41.8%। आपका यूनाइटेड किंगडम का है जो है 34.4% जैसे है। जबकि सभी G7 और G20 देशों से बेहतर प्रदर्शन किसने किया है? भारत ने किया। अब आपसे क्वेश्चन वाक्य बनाकर पूछा जाए कि G7 और G20 देशों से बेहतर प्रदर्शन जो है भारत का है या नहीं है, ऐसे वाक्य बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी करंट अफेयर को पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ती है, अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो ऐसे गलत ना होने पाए। गिनी सूचकांक क्या दिखेगा? गिनी सूचकांक किसी देश में आय वितरण की समानता को मापने का एक पैमाना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए, गिनी सूचकांक जारी किस लिए किया जाता है? तो आप बताओगे, आय जो है आय वितरण की समानता पे जारी होता है। आय वितरण की समानता पे ही ये जो है एक पैमाना है, उसी पे रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं। गिनी सूचकांक होता क्या है? तो लिखा है आपका गिनी सूचकांक को गिनी गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, यह एक सांख्यिकी सूचकांक होता है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, जो यह समझने में मदद करता है कि किसी देश में आय, संपत्ति, उपभोग घरों या व्यक्तियों में समान रूप से कैसे वितरित किया जाता है। यह सूचकांक किसी देश की आय या संपत्ति का पूर्ण माप नहीं है, यह केवल जनसंख्या के भीतर आय या संपत्ति के वितरण को मापता है। याद रखिएगा, ये संपूर्ण माप नहीं है, यह केवल क्या करता है, ये आय और संपत्ति के वितरण को मापता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको 1912 में याद रखना, कोराडो गिनी जो है इतावली एक सांख्यिकीविद थे, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था 1912 में। मापदंड क्या है इसका? सूचकांक जो मापदंड है वो 0 से 1 तक है। ठीक है, 0% से लेकर के 100% तक। अगर कोई 0 पाया है इसका मतलब वो पूर्ण समानता को दर्शाता है, इसलिए देखिएगा 24.1 है तो नंबर 1 पर है। ठीक है, और याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई जो 1 पाया है तो पूर्ण असमानता को दर्शाता है, ये याद रखना है। गिनी सूचकांक को याद रखना लॉरेंज वक्र के माध्यम से ग्राफिक रूप से दर्शाया जाता है। ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गिनी सूचकांक किसके लिए जारी होता है, तो हम बता सकते हैं कि आर्थिक या जो है आय या संपत्ति के आधार पर जो है समानता को ये दर्शाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण करंट पॉइंट है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी न्यूज है आपका है, भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में अहमदाबाद शीर्ष पर। अब यह रिपोर्ट कैसी है, क्यों जारी की गई है, मैं बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। याद रखिएगा 17 जुलाई 2025 को भारत सरकार के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत अहमदाबाद देश का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर घोषित किया गया। तो शहरों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, तो बड़े शहरों में नंबर 1 पर कौन हो गया है? अहमदाबाद हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्वच्छ सर्वेक्षण में अगर कहा जाए सर्वोच्च स्थान किसका है, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को अलग किया गया है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों को अलग किया गया है, तो अलग अलग शहरों के आधार पर बांटा गया है। तो रैंक में सबको हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत होने के चांस ज़्यादा होता है। तो सर्वोच्च स्थान किसको मिला है? 10 लाख से अधिक शहरों वालों में। एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक शहरों वालों में देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन है? आपका अहमदाबाद है, गुजरात का, जो सबसे स्वच्छ शहर बना है। इसके बाद आपका भोपाल है नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर आपका लखनऊ हो गया है। अब यूपी पीसीएस के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया कि लखनऊ जो है किस नंबर पर है, तो 3 नंबर पर याद रखिएगा। तो नंबर 1 पर याद रखना अहमदाबाद, नंबर 2 पे भोपाल और नंबर 3 पर लखनऊ हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पूछा जाए जो है सुपर स्वच्छ लीग, याद रखिएगा इसी में एक अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, तो मिलियन प्लस कैटेगरी में 23 शहरों को शामिल किया गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका मिलियन प्लस कैटेगरी में जो है शहरों की संख्या यहाँ पे घटा बढ़ा करके आपको दे देगा, आपको जो है एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा। तो याद है 23 शहरों को शामिल किया गया, इसमें इंदौर सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, तो क्या कहते हैं सुपर स्वच्छ लीग में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन? आपका इंदौर है, फिर सूरत है, फिर नई मुंबई और फिर विजयवाड़ा प्रमुख है। यह लीग निरंतर स्वच्छता में उत्कृष्टता दर्शाती है, मतलब वो लगातार आगे काम कर रहे हैं, इस पे आधार पे है। ठीक है, तो अगर सुपर स्वच्छ लीग में देखा जाए तो नंबर 1 इंदौर होगा, और अगर पूरा देखा जाए 10 लाख से अधिक पे तो अहमदाबाद नंबर 1 पर होगा। अन्य प्रमुख पुरस्कार कौन कौन सी बात करते हैं? अब देखो यहाँ कैटेगराइज किया गया 3 से 10 लाख शहर में। एक ऊपर कौन सा था? 10 लाख प्लस शहर में। अब तो याद रखिएगा 3 से 10 लाख आबादी वाले वर्ग में देखा जाए तो मीरा भाईदर महाराष्ट्र का नंबर 1 पर है। बिलासपुर, याद रखिएगा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का नंबर आपका 2 पर है, और जमशेदपुर आपका नंबर 3 पर है, 3 से 10 लाख आबादी वाले में। बेस्ट गंगा टाउन शहर प्रयागराज को घोषित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये इसका मतलब ये हुआ कि गंगा नदी जहाँ जहाँ से बहती है तो उसके किनारे जो शहर हैं उनकी स्वच्छता रिपोर्ट अलग जारी होती है, अलग उनकी कैटेगरी होती है। तो याद रखना उसे गंगा टाउन कहते हैं। जो गंगा नदी किनारे शहर होते हैं तो उसका अलग रैंक जारी होती है, उसी में एक अलग कैटेगराइज किया गया है। तो बेस्ट गंगा टाउन किसको घोषित किया गया है? प्रयागराज घोषित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड किसको घोषित किया गया? कंटोनमेंट एरिया को आपका सिकंदराबाद छावनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका तेलंगाना में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट सफाई मित्र जो सुरक्षित शहर किसको बताया गया है? तो बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन है? विशाखापट्टनम है, फिर जबलपुर है, और आप फिर गोरखपुर है। तो नंबर 1 पर याद रखना विशाखापट्टनम है। स्वच्छ सर्वेक्षण की रिपोर्ट, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बताने जा रहा है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट होती है, याद रखना ये शहरों के लिए अलग जारी होती है और गाँव के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग जारी होती है।
अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है ये शहरी क्षेत्रों के लिए कौन जारी करता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है शहरों क्षेत्रों के लिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यहीं पे क्वेश्चन फंस जाता है और गलत हो जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय है, और शहरी क्षेत्रों के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपका, जो है हो सकता है पंचायत मंत्रालय को आप बता सकते हैं, ग्राम पंचायत मंत्रालय को, या जो है पंचायत मंत्रालय को, लेकिन यहाँ नहीं है, जल शक्ति मंत्रालय होगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और फंसाए जाते हैं, ठीक है। अगली न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति जो है यशवंत वर्मा को के हटने की संसद में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। याद रखना, यशवंत वर्मा के यहाँ जो है क्या कहते हैं, उनको जो है उनके घर में कुछ पैसा पाया गया था, जो है बोरी में भरा हुआ पैसा पाया गया था, इसी आधार पर उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। और यशवंत वर्मा को हटाने के लिए, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो इनको हटाने के लिए संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे इस न्यायाधीशों को हटाया जाता है, क्या किया जाता है, पूरी प्रक्रिया हम यहाँ बता देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। याद रखिएगा, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के लिए न्यायाधीश पर यशवंत वर्मा पर हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है वो किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो आपको बताना होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 25 जुलाई 2025 को भारतीय संसद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो है यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो रही है, संसद में शुरू हो रही है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, याद रखना संसदीय समर्थन मिला है इसमें कितना, तो लोकसभा में 152 सांसदों, ये सब वाक्य बना के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में 152 सांसदों और राज्यसभा में 63 सांसदों ने यशवंत वर्मा के खिलाफ 2 पक्षीय नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो लोकसभा में 152 याद रखिएगा और राज्यसभा में 63 याद रखिएगा। ये भी अपने आप पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक। आगे क्या हुआ, याद रखिएगा यशवंत वर्मा के खिलाफ जब आरोप लगाया गया तो एक जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी या कौन बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। यहाँ लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच की गई थी पहले, तो बिना जांच किए हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते, और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपी जाती है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट का अध्यक्ष कौन था, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लिखा है सुप्रीम कोर्ट की जांच, याद देखिएगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति ने जांच की और रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपी, जिसके आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव शुरू हुआ है। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यशवंत वर्मा के खिलाफ जो जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना न्यायाधीश पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, अब संवैधानिक प्रावधान क्या है महाभियोग का, तो याद रखना अनुच्छेद 124(4) के तहत ही जो है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद याद रखना 124(4) के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध जो है अनुचित व्यवहार या अक्षमता पर हटाया जा सकता है। तो जो है सिद्ध अगर हो जाता है अनुचित व्यवहार किया इन्होंने, ये अनुचित व्यवहार ये है, ठीक है, भ्रष्टाचार किया है और अक्षमता पर जो है उनको हटाया जाता है। तो हटाने की प्रक्रिया यह बहुत महत्वपूर्ण है 124(4) के तहत। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब महाभियोग की प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आती है तो लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। एक वाक्य बना के आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना प्रस्ताव में लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त होगा, तब जांच समिति में सर्वोच्च न्यायालय का एक, अब जो जांच की जाती है उसमें याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का एक जो है न्यायाधीश होता है, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक जो है प्रतिष्ठित न्यायविद होता है। तो 3 व्यक्ति होते हैं, याद रखिएगा किसमें, जांच में होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, कौन कौन जांच में होता है ये भी याद रखें, ये भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा, उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, और याद रखना एक प्रतिष्ठित न्यायविद होगा। 3 लोग मिलकर के जांच करते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया में याद रखिएगा कि 100 सांसद लोकसभा से और 50 सांसद राज्यसभा से जो है समर्थन जरूरी है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना, हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो विशेष बहुमत से होती है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होती है। तो विशेष बहुमत के तहत हटाया जाता है, ठीक है। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। तो विशेष बहुमत के तहत या दोनों सदनों में विशेष बहुमत, अब याद रखना दोनों सदनों की बात होगी, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों को पद से हटाने का आदेश दिया जाता है। आर्टिकल 111 के तहत जो है सिग्नेचर होगा, राष्ट्रपति का जो है अनुमोदन हो जाएगा और उनको जो है पद से क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगला न्यूज है आपका, पहली वैश्विक पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, पहला जो है वैश्विक पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला वैश्विक पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, भारत में किया गया है, ठीक है। लिखा है, संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत 11 से 13 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अपनी पहली वैश्विक पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन घोषित करेगा, ठीक है, जिसका उद्देश्य देश की प्राचीन पांडुलिपियों की विरासत का संरक्षण और उसे साझा करना है, ठीक है। तो सम्मेलन कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। मुख्य इसका तथ्य क्या है, सम्मेलन की थीम और तिथि क्या है, तो थीम आजकल बहुत पूछते हैं तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः स्थापित करना, ये थीम है, तो अब थीम जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, विषय पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पांडुलिपि संग्रह की बात कर लेते हैं। तो भारत के पास 1 करोड़ लगभग 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियां हैं जो विविध लिपियों और भाषाओं में दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अनुष्ठान और कला जैसे विषयों को समेटे हुए हैं। तो हमारा जो है जो पांडुलिपियों का जो हमारा संग्रह है वो बहुत बड़ा है, ये हमें अच्छे से जानना है, ठीक है। याद रखना, इसी में क्या होगा, तो स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी गई है। सम्मेलन की शुरुआत 11 सितंबर को होगी, इसमें 11 सितंबर को हो चुकी है, जो स्वामी विवेकानंद के याद रखना 1893 के शिकागो भाषण की वर्षगांठ भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने 11 सितंबर को भाषण दिया था। यह भारत की वैश्विक शांति और ज्ञान विनिमय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगली न्यूज है, पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली। याद रखिएगा, भारत में 3 चित्रकला शैलियां बहुत फेमस हुई हैं, चर्चा में रही हैं। बहुत सारी चित्रकला हमारे यहाँ शैलियां हैं, लेकिन याद रखना चित्रकला शैलियां जो 3 बहुत फेमस हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो जो चर्चा क्यों हुई है। क्या देखिएगा, एक आपका सोहराय है, एक आपका जो है पट्टा चित्र है और एक आपका पटुआ चित्र है। ये तीनों किस राज्य से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो इनका चर्चा क्यों है। क्या देखिएगा, 25 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव जो है 2025 के दूसरे संस्करण में, अब दूसरा संस्करण हुआ है किसका, तो कला उत्सव का। कहाँ होता है, राष्ट्रपति भवन में होता है। में इसमें सोहराय, पट्टा चित्र और आपका पटुआ लोक चित्र जो है चित्रण शैलियों के कलाकारों ने भागीदारी की है। इस बार विशेष रूप से इनको बुलाया गया था। अब ये चर्चा में है तो किस राज्य में फेमस है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। मैं एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करते हैं जो है पट्टा चित्रकला, याद रखिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये धार्मिक चित्रों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लिखा है पट्टा कपड़ा चित्र जो है यह भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की प्राचीन कपड़ा आधारित जो है स्कॉल पट्टिका चित्रकला शैली है, विशेषकर पुरी क्षेत्र और जगन्नाथ संस्कृति से प्रभावित है। आप देख सकते हैं चित्र में जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर के जो है इसमें चित्रकारी की गई है। अब याद रखना, ये पूछा सकता है कि पट्टा चित्र जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गंगौछा नहीं कहते हैं देसी भाषा में, तो उस पर चित्रकारियाँ की जाती हैं। याद रखिएगा, ये उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है। तो पट्टा चित्र पूछा जाए कि पट्टा चित्रकला शैली कहाँ फेमस है, जो चर्चा में रही है, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बताएंगे। और ये याद रखना, ये पूरी क्षेत्र और खास करके जगन्नाथ संस्कृति से प्रभावित है। जगन्नाथ मंदिर के जो आपका जगन्नाथ भगवान है, उनके ही जो है सुभद्रा और बलराम, इन्हीं से जुड़े हुए चित्र ही ज़्यादा बनाए जाते हैं। ये याद रखना पट्टा चित्र की सबसे बड़ी विशेषता है, यही हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना ये किस राज्य में है, चर्चा में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं पट्टा चित्र की अगर विशेषताओं देखा जाए, इसमें हिंदू देवी देवताओं, धार्मिक कथाओं, जगन्नाथ कृष्ण आदि का चित्रण किया जाता है, ठीक है। जैसा भी आपने चित्र में देखा, कपड़े या ताड़ पत्र पर जो है चाक गोद बेस के साथ प्राकृतिक खनिज व वनस्पतीय रंगों का चित्रण किया जाता है, उसी के आधार पर चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है।
अगला है आपका है सोहराय चित्रकला। ये क्या है? ये जो है सोहराय चित्रकला देखिए झारखंड में बहुत फेमस है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जनजातियों में। किन जनजातियों में? तो लिखा है कि झारखंड की पारंपरिक जनजातियां भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर जो चित्र बनाते हैं शैली, खास करके संथाल, ओराव, मुंडा, जो है क्या कहते हैं सदान, हो जनजाति याद रखिएगा। आदि जनजातियों में लोकप्रिय है या सबसे ज़्यादा हजारीबाग जिले में, कभी कभी बिहार, उड़ीसा और बंगाल में भी प्रचलित है। अब जरा चित्र को देखिएगा, सोहराय चित्र, ठीक है, ये भित्ति चित्र है, ये भी दीवारों पर बनाया जाता है, झारखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, खास करके झारखंड के हजारीबाग जिले में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला आपका है पटुआ चित्रकला। पटुआ चित्रकला याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस है। ये क्या है? तो पटुआ चित्रकला की पारंपरिक लोक कला बिहार और झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश में प्रचलित है। जो आज है पश्चिम बंगाल सटे राज्य है वहाँ भी प्रचलित है, क्योंकि वहाँ भी लोग जाएंगे। कपड़े को जो है जो क्या कहते हैं स्कॉल पर घुमंतु कथाकार, लोक कहानियाँ, घुमंतु कथाकार मतलब कि जो जीवन में आम जीवन में फेमस होती हैं कहानियाँ, हिंदू पौराणिक कथाएं, समसामयिक सामाजिक विषय इसमें चित्रित किए जाते हैं। ये भी चित्र आप देख सकते हैं, इनमें इनको चित्रण किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ फेमस है आपका? ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो याद रखना ये तीन बहुत चर्चा में है, तो क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला एक न्यूज आप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कानून बनाया गया है अमेरिका में, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कानून अभी हाल में चर्चा में रहा है, ये किस देश ने पारित किया है? तो याद रखना अमेरिका की संसद ने पारित किया है, कांग्रेस ने। तो अमेरिका में पारित वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के तहत 1% याद रखना सेमी टैक्स धन प्रेषण टैक्स लागू करने का निर्णय लिया गया है। अब ये होता क्या है? याद रखिएगा धन प्रेषण उसे कहते हैं, मान लीजिए ये आपका भारत देश है और ये आपका देश है, मान लीजिए कतर है या ईरान, इराक, कोई भी देश है, यहाँ कोई भारतीय आए और भारतीय आकर यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भारतीय कोई भारत से आकर के यहाँ काम करता है तो काम करने के बाद जो पैसा कमाता है वो पैसा भारत को भेजता है। इस मामले में दुनिया में हम नंबर 1 पर हैं, इसी को धन प्रेषण कहते हैं। तो अमेरिका से भी बहुत लोग पैसा कमा करके कहाँ भेजते हैं? भारत को भेजते हैं। तो इससे जो है भारत को बहुत ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। इस मामले में हम नंबर 1 पर हैं दुनिया में, नंबर 2 पे मैक्सिको, नंबर 3 पे चीन है और इसमें अमेरिका का स्थान बहुत कम है। इसीलिए याद रखिएगा धन प्रेषण टैक्स लागू कर धन पैसा जाता है भारत से या मतलब अमेरिका से भारत की ओर, जो पैसा अमेरिका से भारत की ओर जाएगा उस पर 1% टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। टैक्स लगाया जाएगा जो पैसा लोग भारतीय भेजेंगे अमेरिका से भारत की ओर। तो याद रखना इससे जो है, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था और भारत को इससे फायदा हो रहा था, इसीलिए टैक्स लाया गया है। तो एक कानून भी लाया गया। तो याद रखना ये कानून किससे जुड़ा हुआ है? तो धन प्रेषण से जुड़ा हुआ है। टैक्स लागू किया गया है कितना %? 1%। इसका नाम क्या है? 1% रेमी टैक्स नाम है इसका, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, करने का निर्णय लिया गया, जिससे भारत को औपचारिक धन प्रेषण में लगभग $500 मिलियन की संभावित कमी का अनुमान है, ठीक है। अगर 1% टैक्स लगाया जाएगा तो कम से कम 500 मिलियन पैसा भारत में रुक जाएगा, क्योंकि जो पैसा भेजेगा उसको टैक्स के रूप में 1% पैसा कट जाएगा, तो वो पैसा नहीं आ पाएगा भारत। तो याद रखना भारत को लगभग $500 मिलियन की जो है कमी हो सकती है। तो ये कानून बहुत फेमस है, बहुत चर्चा में है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टैक्स की दर और प्रभाव क्या है? याद रखना OBBBA के तहत 1% धन प्रेषण टैक्स 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। एक क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये टैक्स कब से लागू होगा? तो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया। प्रारंभ में 5% प्रस्तावित था, पहले इसको 5% प्रस्तावित किए थे, जिसे घटा करके 3.5% किया गया और अंत में 1% कर दिया गया। तो पहले 5% किए, फिर उससे बातचीत हुई तो 3.5% किया, अब 1% कर दिया। भारत को इससे औपचारिक धन प्रेषण में लगभग $500 मिलियन की कमी का अनुमान है, जबकि मैक्सिको को $1.5 मिलियन से अधिक का नुकसान होगा। क्योंकि मैक्सिको, भारत और चीन ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर हैं, तो इन देशों को नुकसान होना बिल्कुल तय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में धन प्रेषण आंकड़े अगर देखा जाए तो 2024-25 में भारत को विदेशों से व्यक्तिगत ट्रांसफर धन प्रेषण नेट आधार पर 16% से बढ़ करके 124.3131 जो आपका बिलियन डॉलर हो गया था, जो ग्रास आधार पर 14% से बढ़ करके 132.07 बिलियन डॉलर हो गया था। तो इतना पैसा भारत जो है आया था विदेशों से, ठीक है।
अमेरिका का योगदान क्या है इस मामले में भारत के परिप्रेक्ष्य में? 2023-24 में भारत को प्राप्त कुल धन प्रेषण में अमेरिका की हिस्सेदारी 27.7% रही है। अब 100 में से 27%, लगभग 28%, अगर पैसा केवल अमेरिका से भारत आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को नुकसान है, भारत को फायदा है। इसीलिए 1% टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। उस वर्ष भारत को अमेरिका से लगभग $32 मिलियन धन प्रेषण प्राप्त हुआ था। 16-17 में हिस्सेदारी 22.9% थी। अब 16-17 में 22.9% थी और 23-24 में कितना हो गई? 27.7%। इतना पैसा अगर अमेरिका से आ रहा है, जाहिर सी बात है कि अमेरिका को दुख तो होगा ही, ठीक है। और अमेरिका जो है रैंक में कहीं है भी नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको एक ऐसा जो है रोकने का कहीं ना कहीं उपाय करना पड़ेगा। तो ये बहुत चर्चा में रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धन प्रेषण का महत्व क्या होता है? 2024-25 में भारत को प्राप्त नेट धन प्रेषण देश के $98.39 बिलियन के घाटे को पूरी तरह से कवर किया। $200 भेजने की औसत लागत अक्टूबर-दिसंबर 2024 में 5.3% रही, जो वैश्विक औसत 6.6 से कम है, ठीक है। तो ये बड़े आप बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अगली न्यूज है आपका एमएसएमई क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान और हालिया उपलब्धियां क्या है? तो एमएसएमई बहुत चर्चा में है, तो इससे जुड़े हुए क्या क्या योगदान है इसका और क्या जो है रिपोर्ट आई है, क्या उपलब्धि इसने हासिल किया है, ये हम देख लेते हैं। तो लिखा है आपका 3 जुलाई 2025 को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने मुंबई में प्रेस वार्ता के दौरान एमएसएमई क्षेत्र की प्रगति और आंकड़ों की जानकारी दी। तो मुंबई में जानकारी दिया है, ठीक है। तो क्या जानकारी दिया गया है इसमें? तो लिखा है आपका आर्थिक योगदान क्या है। अब एमएसएमई का आर्थिक योगदान क्या है? तो देखिएगा, भारत की जीडीपी में 31.1% का योगदान है। ये आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे याद रखना पड़ेगा। अपना बर्थडे भूल जाओ, ठीक है, लेकिन ये आंकड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एमएसएमई याद रखिए, एमएसएमई का जीडीपी में 30.1% का योगदान है और विनिर्माण में 35.4% का योगदान है और कुल निर्यात में 45.73% का योगदान है। ये तीनों डाटा याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी का याद रखिएगा, विनिर्माण का भी याद रखिएगा और कुल निर्यात का याद रखिएगा। 3 अलग अलग करके और 3% दे करके मिलाने को दे सकता है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। पंजीकरण योगदान की बात कर लें तो उद्यम पोर्टल याद रखना। उद्यम पोर्टल किसके लिए? एमएसएमई के लिए, ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पोर्टल भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो उद्यम पोर्टल पर 3.80 करोड़ और उद्यम जो है असिस्ट पोर्टल पर आपके 2.72 जो है करोड़ एमएसएमई निवेशक पंजीकृत हैं। तो 2 पोर्टल है आपका, एक उद्यम है, एक आपका असिस्ट पोर्टल है। कुल 6.5 करोड़ इकाइयों में से अब तक 28 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। पिछले 5 वर्षों में इकाइयों की संख्या 15 गुना बढ़ गई है। तो 15 गुना एमएसएमई की जो है 5 वर्षों में जो है इकाइयाँ क्या हुई हैं, बढ़ गई हैं तेजी से, क्योंकि उनको लोन लेने की व्यवस्था भी की गई है। लोग आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट गारंटी योजना क्या है जो एमएसएमई से जुड़ा हुआ है? क्या है ये? कि याद रखना, CGS अब तक 1.18 करोड़ गारंटी, कुल 9.80 लाख करोड़ मूल्य की स्वीकृति हो चुकी है, जो 2000 फाइनेंशियल ईयर देखा जाए 2024-25 में रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ की गारंटी दी गई है। 2029 तक लाभार्थियों की संख्या 3 गुना बढ़ने की अनुमति जो है अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो इसका दायरा क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। एमएसएमई की अवधारणा और वर्गीकरण किया गया है। याद रखिएगा कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें ये संयंत्र, मशीनरी में निवेश और जो है वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। याद रखिएगा, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, उसकी परिभाषा को बदल दिया गया है। याद रखिएगा, सूक्ष्म उद्योग याद रखिएगा 2.5 करोड़ का निवेश करेगा तो टर्नओवर कारोबार कर सकता है 10 करोड़ का। तो 4% की वृद्धि, मैंने 4 गुना वृद्धि की गई है किसमें? निवेश में और टर्नओवर में। याद रखना, ये 2.5 है तो 10, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? 10 करोड़ हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना, ये नई परिभाषा चेंज की गई है, ठीक है। अलग उद्योग, जो लघु उद्योग हैं वो 25 करोड़ होगा, निवेश करेगा तो 100 करोड़ का कारोबार कर सकता है। तो ये भी 25 हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। और आपका जो मध्यम है आपका वो 125 करोड़ का निवेश करेगा तो 500 करोड़ का टर्नओवर होगा। ये भी जो है आपका क्या हो गया? 4 गुना हो गया। तो ऐसे ही आपको याद रखना होगा, नई परिभाषा में किया गया है। अभी बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है,
क्वाड देशों का एट सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एट सी ऑब्जर्वर मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, क्वाड देशों द्वारा, या फिर क्वाड देशों द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्वाड देश में देखना 4 देश आते हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देशों ने मिलकर के क्वाड नामक एक नया संगठन बनाया है, अनौपचारिक संगठन बनाया है, ये याद रखिएगा। तो 30 जून 2025 को याद रखना, 4 देशों ने मिलकर के कोस्ट गार्ड में क्या कहते हैं, मिलबिंगटन घोषणा के तहत पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया गया है। तो किस घोषणा के तहत लॉन्च किया गया है भी याद रखिएगा। और याद रखना, ये जो तटीय क्षेत्र की आपका पुलिस है, जो है आपका, उसके लिए है, कास्ट उसके गार्ड के लिए, जो कोस्टल गार्ड होते हैं उनके लिए किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्या है ये? 30 जून 2025 को शुरू हुए इस मिशन में भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट गार्ड्स शामिल हैं। प्रत्येक देश में 2 अधिकारी, महिला अधिकारी सहित इस पर सवार हुए, जो वर्तमान में गुआम की ओर रवाना हुए हैं। तो गुआम में ये हुआ है। गुआम कहाँ है? आपको याद रखिएगा, ये आपका ये क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर में, ये आपका अमेरिका का एक द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिशन के उद्देश्य अगर बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र को। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा इंटर ऑब्जर्वेबिलिटी डोमेन, आपका अवेयरनेस और आपका ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना, और एक फ्री, ओपन, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तब इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वाड देशों को लेकर किया गया, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वाड की बैठक 2025 में भारत में होने वाली है, ये भी याद रखिएगा। रवांडा और आपका कांगो शांति समझौता हुआ है, अभी एक क्वेश्चन आ सकता है, अमेरिकी मध्यस्थता में हुआ है, बहुपक्षीय पहल हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल में किस अफ्रीकी देशों के बीच समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ है, तो रवांडा और कांगो के बीच में हुआ है। ये क्या है? याद रखिएगा, 28 जून 2025 को वाशिंगटन डीसी में रवांडा और आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अमेरिकी मध्यस्थता में वर्षों पुराने संघर्ष को समाप्त करते हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किन 2 अफ्रीकी देशों के बीच में समझौता हुआ है, रवांडा और आपके किसके बीच में? कांगो गणराज्य के बीच में। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है इसकी? 1994 में रवांडा नरसंहार के बाद M23 विद्रोही समूह ने पूर्वी कांगो पर नियंत्रण जमा लिया था। तो याद रखना, M23 क्या है? ये विद्रोही हैं, एक विद्रोही हैं, ये कहाँ के हैं? ये रवांडा के हैं, और इन्होंने कब्जा किस पे किया था? कांगो पे किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि कहाँ के विद्रोही हैं, या सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि M23 चर्चा में क्यों है, ये क्या है? तो याद रखना, एक विद्रोही समूह है, रवांडा के हैं। ठीक है, आगे लिखा है, समझौते का प्रावधान क्या है? रवांडाई सेना की 90 दिन में वापसी, संयुक्त सुरक्षा तंत्र की स्थापना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण ढांचा स्थापित किया जाएगा। अमेरिका की भूमिका क्या है इसमें? तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो उपस्थित हुए। ट्रंप ने समझौते को निवेश के अवसर और खनिज अधिकारों से जोड़ के देखा। क्रियान्वयन क्या है? 90 दिन में आर्थिक ढांचे की शुरुआत की जाएगी और खनिज आपूर्ति पर अलग समझौता किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन देशों में हीरा पाया जाता है। ठीक है, चुनौती क्या है? दोहा में, याद रखेगा, दोहा में कतर की राजधानी दोहा में M23 कांगो वार्ता निर्णायक हुई, पहले प्रयास विफल रहा था। ठीक है, तो ये दोहा में समझौता यहाँ भी हुआ था। ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव क्या है? ग्रेट लेक क्षेत्र में स्थिरता पर बहाली हस्तक्षेप चुनौती होगी। अब ग्रेट लेक क्या है? आपका विक्टोरिया लेक, उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि वहीं के आसपास है। आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, M23 समूह क्या है? या एक क्या कहते हैं, तुस्ती नेतृत्व वाला विद्रोही संगठन है जो पूर्वी कांगो के खनिज क्षेत्रों में सक्रिय है या क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। इसी के साथ समझौता किया गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, UN 80 पहल। क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि UN 80 पहल कौन शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुरू किया है। 27 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने UN 80 पहल क्या है, UN क्या कहते हैं, 80 इनिशिएटिव है की शुरुआत किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका उद्देश्य है बढ़ती वैश्विक चुनौतियां, जो वैश्विक चुनौतियां बढ़ रही हैं, संघर्ष, विस्थापन, असमानता, जलवायु परिवर्तन के बीच संगठन की
कार्य क्षमता को सशक्त बनाना है। क्या कहना, जो विश्व में चुनौतियां बढ़ रही हैं उन चुनौतियों को दूर करने के लिए, एक सशक्त कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, कार्यबल बढ़ाने के लिए ये जो है पहल शुरू किया है, संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको डेली करंट अफेयर कराया जाएगा यूपीपीसीएस के लिए। आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होगा और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ और आपका जो है ऐसे डिस्क्रिप्शन भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे आपका जो है समझ बढ़ सके और क्वेश्चन जो है करंट अफेयर कैसे याद किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसकी समझ विकसित होना जरूरी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।